आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 21 द्वार के स्वाध्याय के क्रम में आज हम 70वां सेशन कर रहे हैं, 17th सेशन। और अब तक हमने लगभग 8 द्वार स्टडी कर लिए हैं। 9वां द्वार सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी द्वार, उसमें भी कुछ चीजें हमारी हो गई थी। तो अब तक जितना हुआ है उससे संबंधित अगर किसी की कोई जिज्ञासा अवशेष हो तो पहले वो आमंत्रित हैं। हाँ कमलेश जी। जय जिनेन्द्र सर। सर अपने लेशिया में जैसे पहले कल हमने ये 6 लेशिया भी एक साथ किया, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। पहले अशुभ लेशिया के हिसाब से 8.2, 8.3, 8.4 में गुणस्थान फर्स्ट 6 लिया हुआ है। हम्म। तो इस हिसाब से कि भाई 7th गुणस्थान से अप्रमाद स्टार्ट हो जाता है, इसलिए शुभ स्टार्ट हो जाता है, और इसलिए अशुभ के हिसाब से फर्स्ट 6 लिया हुआ है क्या? हाँ वैसा समझ लें, मतलब 1 से 6 तक ही 6 लेशाएं ठीक है। रहती हाँ, है, उसके बाद में तो केवल 3 प्रशस्त लेशाएं रहेगी। ओके। और उपयोग में केवल ज्ञान और केवल दर्शन को छोड़ा, इन 3 अशुभ लेशिया में केवल ज्ञान और केवल दर्शन को छोड़ा हुआ है। हम्म। मनोपर्याप्त ज्ञान को क्यों नहीं छोड़ा हुआ है? मनोपर्याप्त ज्ञान और अवधि ज्ञान वैसा क्योंकि उनको क्यों नहीं छोड़ा हुआ, मनोपर्योग उनको ज्ञान क्यों तो लिया हुआ है? छठे गुण स्थान में ही हो जाता है। तो छठे गुण स्थान में 6 लेशाएं हैं, तो कोई मनोपर्योग ज्ञानी मानो अब जैसे तीर्थंकर दीक्षा के साथ ही उन्हें मनोपर्योग ज्ञान आ जाता है। तो नहीं, लेकिन उनका इधर तो इधर हम ओके, इधर हम कृष्ण लेशा की बात करें, मतलब वो अशुभ है ना, तो उस हिसाब से गुणस्थान 6 के हिसाब से वो बात बैठ रही। लेकिन हम क्या बोलते हैं, अभी कृष्ण लेशा वालों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनमें ज्ञान वगैरह इतना, अज्ञान तो चलो तीनों आ रहा है वगैरह, वो ठीक है। तो उस हिसाब से मनोपर्याप्त ज्ञान इधर कृष्ण लेशा वालों को क्यों आ रहा है वैसे? देखो क्या होता है ना कि ये प्रमाद जब तक रहता है ना तब तक लेशाएं बदलती रहती हैं। अब साधु भी कोई बन गए, लेकिन प्रमादवश कभी कभी उनके नेगेटिव भाव भी आ जाएंगे, कभी कुछ सोच वैसी हो जाती है। तो इसलिए छठे गुण स्थान में 6 लेशाएं मानी गई है, और छठे गुण स्थान में मनोपर्योग ज्ञान भी होता है। तो इसलिए ये माना गया कि भाई मनोपर्योग ज्ञान भी उसमें आ जाएगा कृष्ण लेशा में। ओके, ठीक है। तो फिर वो कृष्ण लेशा, तो लेशा के हिसाब से वो फिर फर्स्ट में कृष्ण आएगा, सेकंड में नील आएगा। और अभी हम्म। तेजो लेशा में मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। लेशिया और पदम लेशिया में। एक बार तेजो लेशा से मैं नहीं सुन पाया था, बीच में कुछ 10-15 सेकंड ब्रेक हो गया था। हाँ वही, अभी वो जैसे अशुभ लेशिया तो चलो तीनों क्लियर हो गया। अभी तेजो लेशिया और पदम लेशिया में उपयोग फिर भी 10 उपयोगी लिया हुआ है। उनमें उनमें भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन को छोड़ा हुआ है। अब तो शुभ स्टार्ट हो गया ना, लाइक तेजो लेशिया तो शुभ लेशिया में आ गया ना, तो देखो केवल तेजो ज्ञान कह लेशा सकते हैं। पद्म लेशा भी 7वें गुण स्थान तक ही रहती है। हाँ, अच्छा, तो 7वें गुणस्थान से हिसाब से इसलिए केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं आ पाएगा। ओके। और शुक्ल लेशा में जैसे 13 गुणस्थान तक है, तो इसलिए सभी वो केवल ज्ञान केवल दर्शन सब आ जाएगा। हाँ उसमें समझ आए। बिल्कुल। चलो ठीक है सर, ओके, थैंक टीना जी। हाँ सर, ये औपचारिक सम्यक्ति और ये मतलब वेदक सम्यक तो एक क्षण भर का होता है, तो उसमें 4 से 7 गुणस्थान, ये सब में 4 से 7 गुणस्थान तक क्यों आया है सम्यक्ति में, वो पूछना था। वो जो एक क्षण है ना वो चौथे गुण स्थान में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 5वें में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो बात है ना। वो क्षण इन 4 गुण स्थानों में कभी भी आ सकता है ना, कहीं भी आ सकता है। तो चौथे गुणस्थान में शाही सम्यक तो आ सकता है। हाँ चौथे में आ सकता है। उसमें अपन मतलब व्रत संवर कुछ नहीं लेते, तो भी 7वें में शाही सम्यक। हाँ व्रत संवर का देखिए, सम्यक्त्व का व्रत से संबंध नहीं है, व्रत का संबंध अव्रत आश्रव से है। अव्रत आश्रव का निरोध होता है व्रत लेने से। हाँ सर। सम्यक्त्व आने में तो मिथ्यात्व का निरोध करना है ना, उसमें व्रत जरूरी नहीं है। तो ये गुणस्थान का थोड़ा सा एक बार तो एक्सप्लेन कर देंगे सर, बहुत ठीक कंफ्यूज है, हो अभी रहा हम था। औपचारिक में तो पहुंचे ही नहीं ना वैसे तो। अपनी तो शाश्वत नहीं चल रहा था शायद। नहीं, गुणस्थान में आपने इनका गुणस्थान समझा दिया था कल। उपयोग में पहुंचे थे अपन, औपचारिक और वेदक के उपयोग तक आ गए थे। नहीं ये मतलब मुझे जहां अयोग हो तक गया था। ध्यान है, कल हम साथ में नहीं कर रहे थे, एक एक करके ही कर रहे थे। पहले हमने सम्यक्त्व में किया, फिर शास्वादन सम्यक्त्व चल रहा था, और उस वही बीच में रह गया था। तो ये तो पूरा बाकी है, औपशमिक और वेदक तो पूरा समझना बाकी है, तो उसको एक बार होल्ड करते हैं। आज की अच्छा, क्लास में ओके कर सर। लेंगे। मैंने ज्योति जी। एक्चुअली 5 मिनट पहले छोड़ दिया था, तो मुझे लगा कि ठीक है सर।
ज्योति जी, ज्योति जी आप म्यूट हैं। छठे गुणस्थान को कृष्ण ले से ही बताया है ना। छठे गुण छठे स्थान में, गुणस्थान में कृष्ण ले से बताया है। छठे गुण स्थान में तो 6 लेशाएं हो सकती हैं। हाँ नहीं, इसमें जैसे गुणस्थान के 11 बोले गुणस्थान 14 में जी है ना, तत्व प्रत्ययता, उसमें छठे गुणस्थान में कृष्ण लेस्या बताया है, तो कृष्ण लेस्या में प्रथम 6 बताई है, तो उस हिसाब से वो मन प्रयोग ज्ञान आ गया ना। नहीं, अब बात समझ नहीं। कृष्ण लेशा कहाँ, क्या पढ़ रहे हैं आप, कहाँ आ रही है कृष्ण लेशा, कहाँ बताइए। ये अपने 25 बोल की चर्चा है ना, हम्म। उसमें गुणस्थान में आया है कि छठे गुणस्थान में कृष्ण लेस्या प्रथम 6। तो मैं आपके अभी जो उन्होंने भाई ने पूछा कि आपको कृष्ण ले से है, तो फिर उसमें मन प्रयोग ज्ञान या अवधि ज्ञान क्यों आया, तो छठा गुणस्थान आ गया, इसलिए कृष्ण ले से है उनमें, तो उसी लिए हाँ आ गया ना है। हाँ हाँ, वही बात है बिल्कुल। ओमर सरिता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर एक बार औपचारिक समित्व में सर आपने जो एक बताया था वो मैंने वापस वीडियो भी सुना, थोड़ा कम समझ में आया। सर जो औपचारिक समित्व आपने 2 बातें बताई थी कि दर्शन मुनि की 3 प्रकृतियां और अनुबंधी की जो 4 प्रकृतियां, उनका आपने कुछ ऐसे बताया था कि कुछ उपशम होती है, कुछ क्षय होती है। वो चीज मुझे थोड़ा सा वो वाला पार्ट समझ में नहीं आया सर। ठीक है, देखिए इसमें मैंने ये बताया था कि जब उपशम श्रेणी से कोई, मतलब उपशम सम्यक्त्व वाला जीव जब सास्वादन में जाता है ना, तो सास्वादन की स्थिति क्या बनती है। तो उपशम के समय तो सातों प्रकृतियों का उपशम है, मतलब कोई भी उदय में नहीं है। लेकिन सास्वादन में 4 अनंतानुबंधी का उपशम नहीं रहता, वो उदय में आ जाती है। तो सास्वादन में फिर भी सम्यक्त्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां भी दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का तो अभी भी उपशम है। अच्छा हाँ, यही चीज, मतलब वो 4 तो उदय में आ जाएगी और वो 3 का अभी भी उपशम है, इसीलिए उसको हाँ, ये शाश्वत। खाली 6 आवलिका के ड्यूरेशन की बात है। ठीक है, थैंक यू सर, अब क्लियर हो। हाँ, सीमा जी म्यूट है आप। जी जिनेन्द्र साहब, मुझे है ना सम्यक से कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा हल मतलब समझ में नहीं आया, वापस समझा दीजिए ना सम्यक से पूरा। एक मिनट में बाकी सबको एक बार म्यूट कर लेता हूँ, आपकी आवाज गूंज रही है। हाँ, क्या समझ में नहीं आया, मतलब पूरा सम्यक्त्व। सम्यक से आप जो समझाए थे ना औप सम्यक तक। देखिए वैसे तो मैंने सिर्फ इतना सा बताया था उस समय तो कि औपशमिक सम्यक्त्व में जब जीव उपशम करता है ना, तो वो अंतर मुहूर्त में ही वापस सम्यक्त्व उसका चला जाएगा। मतलब ये जो उपशम होता है ना, उसका ड्यूरेशन भी ध्यान रखें 48 मिनट के अंदर अंदर, मतलब अंतर मुहूर्त का ही ड्यूरेशन होता है। तो उतने टाइम में वो वापस सम्यक्त्व चला जाएगा। तो जब उपशम सम्यक्त्व जाता है तब सास्वादन सम्यक्त्व आता है, और उसके बाद मिथ्यात्व आता है, फिर पहले गुण स्थान में जाता है, मतलब दूसरे से होकर के पहले में जाएगा। तो उस अवस्था में प्रोसेस क्या होता है कि 7 प्रकृतियों का उपशम तो रहता है उपशम सम्यक्त्व में। उसमें 4 अनंतानुबंधी कषाय है और 3 दर्शन मोहनी की प्रकृतियां हैं। तो ये उपशमित है अंतर मुहूर्त के लिए, तब तक तो उस जीव का हम कहेंगे औपशमिक सम्यक्त्व। अब क्या होता है, जैसे ही ये उपशम जाने वाला है, तो उपशम जाने का मतलब क्या हुआ कि ये प्रकृतियां जो दबी हुई थी टेम्परेरी, अब वो उदय में आ जाएगी। तो वो उदय में कैसे आएगी, उसका प्रोसेस क्या है। सातों प्रकृतियां एक साथ उदय में नहीं आती है, पहले अनंतानुबंधी कषायों का उदय होता है, उसके बाद दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों का उदय होता है। तो सास्वादन सम्यक दृष्टि वाली जो अवस्था रहती है वो होती है 6 आवलिका की। उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि 4 जो कषाय है ना, वो तो उदय में आ जाते हैं, लेकिन अभी भी दर्शन मोहनी की प्रकृतियां उदय में नहीं आई, वो अब आने वाली हैं। तो वो जो 6 आवलिका का पीरियड है उसमें ये स्थिति बनती है, और उसके बाद जैसे ही दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां भी उदय में आ जाएगी, वैसे ही वह जीव पहले गुण स्थान में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़े, सुशीला जी। हाँ, मैं ये कह रही थी 11वें गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान तक आता है,
तब तक वो 6 आवलिकाएं खत्म नहीं होती क्या? 6 आवलिका का पीरियड तो दूसरे गुण स्थान का है। देखिए 11वें गुण स्थान से नीचे जब आ रहा है ना, मान लो 10वें में हाँ। आया, तो 10वें में तो सम्यक्त्व है ना अभी। अच्छा। सम्यक्त्व तो ये जो स्थिति बनेगी ना मिथ्यात्व से जस्ट पहले, तो जब भी पहले गुण स्थान में आएगा उससे जस्ट पहले की 6 आवलिका का समय ही दूसरे गुण स्थान का समय होगा। तो वो 11वें से गिरा क्यों जब अभी तक उसके सम्यक तो है? तो सम्यक्त्व की वजह से थोड़ी 11 तक पहुंचा था, सम्यक्त्व तो चौथे वाले के भी हो जाता है, तो चौथे से 11 तक पहुंचने में तो और भी चीजें है ना, तो जो और भी चीजें हैं वो कम हो रही है। यहां देखिए पहली बात तो चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों का पहले होगा, 11 से 8 तक तो चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां उदय में आएगी। अच्छा। हाँ। उसके बाद सम्यक्त्व वाली प्रकृतियों का नंबर आएगा ना। ठीक है, ठीक। ओम हरे। सीमा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कल हम सास्वादन सम्यक दृष्टि कर रहे थे, मतलब सास्वादन सम्यक्त्वी में, तो वहां पर हमने किए जीव के भेद तो 6, वो 6 किस अपेक्षा से थे? अपर्याप्त अवस्था में। मतलब अपर्याप्त अवस्था में जब सास्वादन सम्यक है, इसका मतलब ही ये हुआ कि इससे पूर्व भाव में वो औपशमिक सम्यक्त्व में था और अब वो सास्वादन में आया। तो इस स्थिति में द्विन्द्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक की अपर्याप्त अवस्थाएं भी जीव के भेदों में काउंट हो जाएगी, और साथ में जो संगी अपर्याप्त और संगी पर्याप्त तो है ही, तो ऐसे कुल 6 हो जाते हैं। फिर गुण स्थान इसमें केवल एक लिया गया, दूसरा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली इसके लिए ही बनाया गया है। अब योग भी हम कल चर्चा कर चुके थे, आहारक और आहारक मिश्र को छोड़कर बाकी सारे योग दूसरे गुण स्थान में हो सकते हैं। उसमें हमने अपेक्षा भी समझी थी कि कौन सा योग किस किस अपेक्षा से होगा। अब उपयोग की बात थी, तो वहां पर हमने देखा कि 3 ज्ञान और 3 दर्शन, उपयोग शायद नहीं हुआ था, हमने यहां तक ही किया था योग तक। तो उपयोग में 3 ज्ञान और 3 दर्शन लिए गए हैं। अब इसमें देखिए मनः पर्योग ज्ञान इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये तो केवल साधुओं में होते हैं, और मनः पर्योग ज्ञान का गुण स्थान 6 और 6 के ऊपर का है, तो इसलिए मनः पर्योग ज्ञान इसमें नहीं आएगा। सिमिलरली केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों भी 13वें गुण स्थान या 14वें गुण स्थान में ही होगा, तो ये दो भी नहीं आए। तो बच्चे 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, और 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 6 उपयोग सास्वादन सम्यक्ति में आ जाएंगे। हाँ टीना जी। सर सिर्फ औपशमिक सम्यक वाला ही सास्वादन सम्यक्ति मतलब वो उसमें जाएगा कि कोई भी जा सकता है? औपशमिक सम्यक्त्व वाला ही सास्वादन में जाएगा। यस। अच्छा, बाकी दूसरे दूसरे सम्यक में देखिए क्या बचा है, एक शायिक बचा है, शायिक वाला तो शायिक जाता ही नहीं कभी, उसका हाँ तो वो सम्यक्त्व पानी वैसे ही नहीं जाएगा। हाँ और सर्वोत्तम। वेदक सम्यक्त्व तो एक अलग है, वो तो एक समय का होता है बस। हाँ वो कब आएगा? जब क्षयोपशम से क्षय में जाएंगे। जाएंगे तभी। ठीक और है, अब बचा एक शायोपशमिक में क्षयोपशमिक, तो क्षयोपशमिक वाले का सास्वादन नहीं आता है, वो सीधे पहले या तीसरे में ऐसे चले जाते हैं। ओके, तो मतलब औपशमिक में सिर्फ सास्वादन वाला औपशमिक सम्यक्ति का ही पॉइंट है। हाँ, ऑप्शन ओके, से ही सास्वादन आएगा। तो फिर इसमें पर्याप्त का एक 14वां गुण स्थान भी अपन ने लिया है, वो किस मतलब वो गिरेंगे तभी उसके हिसाब से मिथ्यात्व में देखिए जाते क्या हैं? होता है ना, 2 तरह से ये होता है। औपशमिक सम्यक्त्व चारों गतियों में आ सकता है। हाँ ठीक है, अब किसी गति में 2 अवस्थाएं होगी, एक तो होता है पर्याप्त अवस्था में अगर आया है और पर्याप्त अवस्था में ही सास्वादन सम्यक्त्व आए। देखिए सास्वादन सम्यक दृष्टि, सास्वादन सम्यक्त्व भी दोनों अवस्थाओं में आ सकता है, अपर्याप्त अवस्था में भी, पर्याप्त अवस्था में भी। अगर कोई जीव औपशमिक सम्यक्त्व में मरे तो उसके अंतराल गति में सास्वादन सम्यक दृष्टि आएगा, इसलिए हम कहेंगे अपर्याप्त अवस्था में। ऐसा 3 गतियों में हो सकता है, नरक गति में ऐसा नहीं होता है, बाकी 3 गतियों में ऐसा हो सकता है। ओके। और पर्याप्त अवस्था में अगर सास्वादन सम्यक दृष्टि आएगा तो चारों ही गतियों में पॉसिबल है,
मतलब क्या हुआ, जैसे कोई मनुष्य है, अभी मान लो उसको उपशमिक सम्यक्त्व आ गया, सातों प्रकृतियों का उसने उपशम कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद, मतलब अब जरूरी तो नहीं कि अंतर मुहूर्त में उसकी मृत्यु हो ही जाएगी। मृत्यु तो एक केस है, खाली वन ऑफ द केस है। मृत्यु वाला केस इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अपर्याप्त अवस्था में कैसे आया, उस चीज को समझने के लिए। तो यह आवश्यक नहीं कि मृत्यु आ जाए तो वो जीवित अवस्था में भी उसका अंतर मुहूर्त में ही वापस औपशमिक सम्यक चला जाएगा, तो सास्वादन सम्यक आएगा, उसके बाद मिथ्या दृष्टि गुणस्थान आ जाएगा। तो इसलिए पर्याप्त अवस्था में भी पॉसिबल है। पर्याप्त अवस्था में चारों गतियों में पॉसिबल है, अपर्याप्त अवस्था में 3 गतियों में पॉसिबल है, नरक को छोड़ के। ओके सर। पर देवता तो उपशम करते हैं। हाँ, देवता के भी उपशम हो सकता है। ओके। देखिए, कोई भी जिसके मन होगा ना वो उपशम कर पाएगा, बात सिंपल सी है। उपशम करना, क्योंकि सम्यक्त्व के लिए वो एफर्ट कि हम कषायों को दबा पा रहे हैं, उसके लिए संज्ञा होने जरूरी, मतलब संगीपना होना, मन होना, ये जरूरी है। और मन तो चारों गतियों में होता है। चारों गतियों में। थैंक यू सर। मंजू जी। जय जिनेन्द्र भाई साहब, अभी अपनी औपसमिक की बात चल रही थी ना, तो इसमें भाई साहब 11वें गुण स्थान की बात नहीं आती है संभवतः, क्योंकि कल हम लोगों ने ना निर्मल भाई साहब की क्लास की थी परसों, तो निर्मल जी नोलखा भाई साहब की, तो उन्होंने बताया कि चौथे गुण स्थान की बात आती है यहाँ पर, क्योंकि आप औपसमिक सम्यक्त्व की बात कर रहे हो, है ना। तो सम्यक्त्व तो चौथे गुण स्थान में है, और अगर हम लोग 11वें गुण स्थान की बात करते हैं तो वहां तो चारित्र है जी, तो वहां औपसमिक। औपशमिक सम्यक तो नहीं होता है, आपका कहना? 11वें गुण स्थान नहीं में नहीं औपशमिक नहीं, सम्यक तो होता है ऐसा कि नहीं नहीं होता कह है? रही हूँ भाई साहब। भाई साहब ने जो बताया कि चौथे गुण स्थान वाला जीव ही जो शाश्वतन सम्यक तो करता है, वो जब नीचे आता है, तब ये परसों ही हम लोगों के अभी रिफ्रेशर कोर्स तो हुआ ना, तो सीधी बात है तो ना। देखिए, सुनिए मेरी बात, ये तो स्टेप हाँ बाय स्टेप ही नीचे आएगा। ये तो कल भी हमारी बात हुई थी कि हाँ 11वें गुण स्थान हाँ, वाला जीव पहले 10वें में आएगा, आएगा। 90वें में आएगा। लेकिन भाई साहब ने ये बताया था कि वो तो आके चौथे तक अटक भी सकता है ना, लेकिन चौथे से जो गिरेगा वही उसी को शाश्वतन सम्यक तो आएगा, नहीं, इसमें ऐसा देखिए एक बताया करेक्शन मैं उन्होंने। आपको बताना चाहूंगा। भले निर्मल हाँ जी ने बताइए कहा भाई होगा, साहब। मैं प्रमाण के साथ बताता हूँ आपको एक बात। हाँ आप बताइए तत्व बताइए। दीपिका पुस्तक हाँ खोलिए। नहीं, कुछ भी मेरी भी कुछ भी कंफ्यूज हो सकता है, ऐसी बात नहीं हाँ, है, मेरी बात सुन लेकिन लीजिए एक बार पूरी। हाँ बताइए भाई साहब। देखिए, छठे गुण स्थान से जीव सीधा दूसरे गुण स्थान में जा सकता है, 5वें से भी जा सकता है, चौथे से भी जा सकता है। तो ठीक है 3 गुण स्थान यहां पर आ जाते हैं, चौथा, 5वां और छठा, जहां से सीधा सास्वादन में जाया जा सकता है। ठीक है। ठीक है, तो ये इसको बात फिर ना। थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए ना भाई साहब, मेरे कहीं कंफ्यूजन है, तो आप थोड़ा सा इसको क्लियर और कर दीजिए। देखिए, क्लियर यही है कि जैसे 11वें गुण स्थान से जीव सीधा दूसरे में नहीं जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाता है। 11वें से 10वें में हाँ जाएगा, 10वें से 90वें में, 90वें से 8वें में, 8वें से 7वें में। उसके हाँ। बाद 7वें से जाएगा वो चौथे में, हम्म। 7वें से छठे में जाएगा, सॉरी। ठीक है, अच्छा। 7वें से छठे में चला गया। है, उसके बाद 6 के बाद में, यहां थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अलग हो जाती है। 6 के बाद छठे गुण स्थान वाला साधु डायरेक्टली 1 से 5 तक के किसी भी गुण स्थान में जा सकता है। हम्म। सिमिलरली 5वें गुण स्थान का श्रावक भी 1, 2, 3, 4 चारों गुण स्थान में डायरेक्ट जा सकता है, बाईपास करके। मतलब जरूरी नहीं कि 5वें से चौथे में जाए। अब जैसे आपने ठीक कहा है। ना, चौथे वाला ही दूसरे में जाएगा, वैसा नहीं हाँ है। चौथा, 5वां, छठा, 3 गुण स्थानों से डायरेक्ट दूसरे में जाया जा सकता है। ओके। ठीक है। ठीक है भाई साहब। जय जिनेन्द्र। कल्पेश जी। हाँ जय जय। मेरा ये जिज्ञासा थी, ये दूसरे गुण स्थान में आयुष्य कर्म का बंधन होता है क्या? दूसरे गुण स्थान में, हाँ होता ही है। इसमें तो ऐसा होता है। कुछ नहीं है, सुना नहीं होता है। तो वहां पर यदि आयुष्य कर्म का बंधन हुआ तो वहां पर भी वही नियम है कि सीधा देवलोक का ही बंधन होगा, अगर शाश्वतन हाँ, अगर सम्यक तो है दूसरे तो? गुण स्थान में भी आयुष्य का बंधन होगा तो भी उसमें जो सम्यक अवस्था वाली परिस्थितियां ही काम आएगी, जो भी रूल्स है। ओके। अगर मनुष्य के हुआ तो देवता, और देवता के हुआ तो मनुष्य। नारकी ठीक है, और देवता अगर सम्यक अवस्था में आयुष्य बंधन करें उनका तो वो निश्चित मनुष्य। रूप से मनुष्य बनते हैं, जी। मनुष्य में भी पुरुष।
सुमन जी। हाँ जय जिनेन्द्र सर, आपने बोला औपसमिक सम्यक्त्व वाला मतलब मर के नरक गति में नहीं जाता है, मतलब नरक गति में सम्यक्त्वी जीव डायरेक्ट नहीं जा सकता, मिथ्यात्वी बन के जा सकता है इस अपेक्षा से। हाँ मतलब ऐसा नियमा समझ ले, जैसे कुछ कुछ ऐसे नियम होते हैं ना, वैसे ही एक नियमा समझ ले कि हाँ हाँ अगर हाँ। वैसा कुछ हुआ ना तो अगर मान लो किसी का नरक आयुष्य बंधा हुआ है तो यूं हम्म। समझ ले कि अंतिम समय में उसको औपशमिक समय तो नहीं आएगा। अच्छा, तो मतलब औपसमिक सम्यक्त्व वाला नरक में नहीं जाएगा, इसका यही चीज, यही हाँ अपेक्षा हो हाँ गई। ठीक बिल्कुल। ठीक, धन्यवाद। पुष्पा जी। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरा सवाल है कि उपसम श्रेणी से जो जीव गिरेगा तो वो 11वें गुणस्थान से पहले गुणस्थान में आ सकता है? हाँ आ सकता है, अच्छा आ सकता है, लेकिन सीधा नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। अच्छा, पहले 10वें में मतलब जाएगा। कम से कम 6 तक तो उसको सीढ़ियों से ही उतरना है एक एक करके, उसके बाद जंप कर सकता है। अच्छा ठीक है, हो लेकिन गया। इसमें एक चीज और है, 11वें से डायरेक्ट चौथे में जंप हो सकता है। वो कब होता है? जब 11वें गुणस्थान में मृत्यु हो जाए। जीवित अच्छा, अवस्था में नहीं आ सकता, केवल मृत्यु वाली कंडीशन में, मृत्यु होते ही सीधा चौथा गुणस्थान आ जाएगा। अब दोबारा बोलो, आवाज कट गई थी आपकी। 11वें गुणस्थान वाला जीव अगर जीवित है ना, तब तो वो स्टेप बाय स्टेप ही नीचे आएगा, मतलब 10 9 8 7 6 यहां तक तो उसको स्टेप से जाना है। उसके बाद वो डायरेक्ट भले कैसे भी जा सकता है नीचे। लेकिन 11वें गुणस्थान वाला जीव अगर मर जाए तो मृत्यु की अवस्था में 11 से सीधे चौथे में चला जाता है। ठीक, हो गया। उषा जी। अंकल अगर मर गया तो सीधा चौथे से फिर वो दूसरी गति हो गई है ना? हाँ गति बदल जाएगी, वो निश्चित रूप से अनुत्तर विमान में जाएंगे और वहां चौथा गुणस्थान ही आएगा, उसके नीचे नहीं जाते हैं फिर वो, वहां पूरे जीवन भर चौथा ही गुणस्थान रहेगा। और अगर सपोज ना ड्यूरिंग फॉलिंग मतलब वो 10 आया, 9 आया, 8 आया, तो वापस जंप नहीं कर सकता, सुधर नहीं सकता? हाँ ये है, उसमें चेंज होता है, मतलब 10वें के बाद जैसे नीचे आया वापस ऊपर भी जा सकता है, बट उसमें भी संभवतया एक बार नीचे आता है ना तो 8वें तक तो आता ही है, उसके बाद आगे बढ़ता है। मतलब 8 से वापस शपथ श्रेणी ले सकता है? हाँ 8 तक तो एक बार आना ही पड़ेगा, फिर 8 के बाद में श्रेणी बदल सकती है। 8 से नीचे आने के बाद में लुढ़कता ही जाएगा? नहीं, उसके बाद भी वापस रिवर्स हो सकता है, 7वें के बाद भी हो सकता है रिवर्स, 6ठे से भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, थैंक यू अंकल। महेंद्र जी। हाँ जय जिनेन्द्र सर, वही यही क्वेश्चन जो अभी आया था उसी के आगे, तो भाई 7 तक तो कालमान अंतर्मुहूर्त का ही रहता है, क्रम से उतरा, और 6 5 और 4 का लंबा समय रहता है, तो वो 6 तक वापस मतलब 6 में रुक सकता है ना वो 11वां वाला? हाँ रुक सकता है, 6 में रुक सकता है। 6 में रुक के वापस ऊपर भी जा सकते हैं, बिल्कुल। या फिर समझो 6 से फिर व्रत टूट गया तो 5 में भी आ सकते हैं, वो 5 या 4 जैसा भी, वो फिर नीचे उतरे, मतलब हाँ ऐसा नहीं 6 है के कि वो बाद 2 तो में सीधा आकर भी है ना, 6 के बाद तो सीधा भी जा सकता है, मतलब वो तो डायरेक्ट भी जंप हो सकता है। हाँ ऊपर वापस जा सकते हैं। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, नीचे भी जरूरी नहीं 5वें में जाए, 6 से सीधा चौथे में चला गया, सीधा तीसरे में चला गया, सीधा दूसरे में चला गया, ये सब पॉसिबिलिटी है। हाँ तो मतलब औपसमिक होने में एक ही ये मतलब नियमा नहीं है कि वो एक में जाएगा ही जाएगा, वो वापस रिवर्स भी हो सकता है। देखिए उपशम श्रेणी की बात करें तो 2 तरह की चीज होती है। उपशम श्रेणी लेने वाला जीव या तो क्षायिक सम्यक्त्वी होगा या औपशमिक सम्यक्त्वी होगा। ठीक है, और कोई दूसरा सम्यक्त्वी तो ऊपर जाएगा नहीं, मतलब क्षायोपशमिक सम्यक्त्वी तो श्रेणी चढ़ता नहीं है। तो जैसे ही 8वें गुणस्थान में श्रेणी चढ़ रहे हैं ना, तब या तो औपशमिक है या क्षायिक है। अगर वो औपशमिक सम्यक्त्वी है तो निश्चित रूप से पहले में जाएगा। अगर वो क्षायिक अच्छा सम्यक्त्वी है तो निश्चित रूप से वो पहले में नहीं जाएगा। दोनों बातें आ गई, औपशमिक सम्यक्त्वी के लिए पहले में जाना जरूरी है, क्षायिक के लिए जरूरी, क्षायिक जाएगा ही नहीं। तो क्षयिक सम्यक्ति तो फिर 10 11 में जाएगा नहीं ना? क्षायिक सम्यक्त्वी भी 11वें में जा सकता है, यहां पर है ना उसका सम्यक्त्व तो क्षायिक है लेकिन चारित्र औपशमिक हो जाता है। देखिए अच्छा औपशमिक सम्यक्त्वी अगर कोई है
तो वो निश्चित रूप से उपशम श्रेणी ही लेगा। लेकिन क्षायिक सम्यक्त्वी दोनों श्रेणी ले सकता है, उसके पास दोनों ऑप्शन है, शपक श्रेणी भी ले सकता है, उपशम श्रेणी भी ले सकता है। तो ये क्षायिक सम्यक तो कौन से गुणस्थान में आता है? चौथे में। चौथे में आ जाएगा। अच्छा, उसी में हाँ, दोनों आता है, चार ऑप्शमिक मतलब कहीं भी आ सकता है, चौथे में आ सकता है, पांचवें में आ सकता है, छठे में आ सकता है। मतलब इसके जो गुणस्थान है ना क्षायिक सम्यक्त्व के 4 से लेकर के 14 तक है। अच्छा, लेकिन वो 8 के बाद तो वो श्रेणी बदल जाती है। 8 में आने के बाद तो समझो 10 या देखिए, अपने 8वें गुणस्थान में जब ऊपर चढ़ रहा है ना, तो वो जीव या तो क्षायिक सम्यक्त्वी होगा या औपशमिक सम्यक्त्वी होगा। मतलब उससे पूर्व तो क्षायिक आ ही जाएगा। मतलब क्षायिक आ सकता है 4 से 7 में, 4, 5, 6, 7 इन 4 गुणस्थानों में क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है कोई जीव। ठीक है। मतलब प्राप्ति के स्थान तो ये है, बट विद्यमानता एग्जिस्टेंस के गुणस्थान 4 से 14 हो जाते हैं। नहीं, वही एक डाउट था उतरते समय, तो भाई वो 6 से वापस रिवर्स हो सकता है या एक में जाना ही पड़ेगा उसको, ये थोड़ा कंफ्यूजन। मैं वही बोल रहा हूँ, क्षायिक सम्यक्त्व तो जाएगा ही नहीं एक में, क्योंकि उसका सम्यक्त्व कभी छूटेगा नहीं। क्षायिक सम्यक्त्व है तो, और औपशमिक है तो उसका पक्का छूटेगा। ओके, ठीक है ओमर, जय। उर्मिला जी। यस सर, ये जो आयुष्य बंध मिश्र वाले गुणस्थान में नहीं होता ना सर? हाँ, मिश्र में नहीं होता, तीसरे गुणस्थान में आयुष्य बंध नहीं होता है। सिर्फ एक ही गुणस्थान ऐसा है जिसमें आयुष्य बंध नहीं होती? नहीं, ऐसे फिर 7वें गुणस्थान के आगे भी नहीं होता है। 7वें में भी इनिशिएट नहीं होता है, और आगे के गुणस्थानों में तो आयुष्य बंध होता ही नहीं है। 8 से 14 तक तो आयुष्य बंध होगा ही नहीं। 7वें में भी केवल कंटिन्यू हो सकता है। मतलब अगर छठे में आयुष्य बंध होना शुरू हो गया तो उसका बंधन 7वें में कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन 7वें में इनिशिएट नहीं होता है। और तीसरे गुणस्थान में आयुष्य बंध नहीं होता है। बाकी सब गुणस्थानों में आयुष्य बंध हो सकता है। सर ये जो जैसे भी बाल पंडित मरण है ना, वो मतलब 1 से 5, 6 कुछ गुणस्थान तक होता है ना? नहीं, बाल पंडित मरण केवल 5वें गुणस्थान में होता है। और बाई चांस अगर उन्होंने संधारा ले लिया तो उनका छठे गुण, वो उनका पंडित मरण कहलाएगा? नहीं, छठे गुणस्थान देखो, संथारा लेने से संयम नहीं होगा। संयम के लिए तो महाव्रत लेने होंगे ना, साधु बनना होगा। संथारे में तो केवल खाने पीने का त्याग होता है ना, पापकारी प्रवृत्तियों का सब त्याग नहीं होता है। ओके, थैंक यू। अनीता जी। जय जिनेन्द्र। मैं मतलब मेरा सवाल था कि जैसे उपशम श्रेणी से कोई जीव नीचे गिर रहा है, तो क्या वो वापस उसी फॉर्म में मतलब श्रेणी बदल मतलब क्षपक श्रेणी ले सकता है उपशम श्रेणी वाला जीव? हाँ, ले सकता है। उपशम श्रेणी वाला जीव उसी भव में वापस शपक श्रेणी ले सकता है। ओके। ज्योति जी। आप म्यूट है, पहले अनम्यूट करें। मैं ऐसा पूछती हूँ कि 5वें आर्य में साधु या आचार्य या जो भी अच्छा पुण्य करते हैं वो अनुत्तर विमान में 5वें आर्य में जा सकते हैं? संभवतः नहीं जा सकते। मेरे ध्यान में तो यही है, अनुत्तर विमान में 5वें आर्य में तो शायद नहीं जाते हैं। चौथे आर्य तक है क्या? हाँ, चौथे में तो जा ही सकते हैं। हाँ, चौथे में तो मोक्ष भी है ना। ठीक। मुक्ता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर अभी आपने बताया ना कि औपसमिक सम्यक्त मतलब 8वीं से 2 श्रेणी होती है, उपसम और शपक। क्षायिक सम्यक्त वाला उपसम भी ले सकता है। तो क्षायिक सम्यक्त वाला अगर उपसम ले रहा है तो उसका सम्यक्त्व नहीं जाएगा, सम्यक्त तो क्षायिक ही रहेगा, लेकिन वो उपसम ले सकता है। दोनों चीज साथ में हो सकती है सर? यस, इसमें देखिए 2 चीजें अलग अलग है। एक होता है दर्शन मोहनी, एक होता है चारित्र मोहनी है। तो दर्शन मोहनीय वाला पार्ट तो है उसका क्षायिक, मतलब उतनी तो प्रकृतियां उन्होंने पूरी समाप्त कर दी, लेकिन चारित्र मोहनी की प्रकृतियां पूरी समाप्त नहीं कर पाए, उनको वो उपशम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, मतलब क्षायिक सम्यक्ति वाली के अभी चारित्र वाली प्रकृतियां क्षय नहीं हुई है। नहीं, हाँ। चारित्र की क्षय कब होगी? 12वें गुण स्थान में। ओके, तो फिर वो अगर नीचे भी जा रहा है तो फर्स्ट तक नहीं जाएगा,
मतलब हाँ, 4 से शायिक समझ सम्यक गया भी फर्स्ट तक तो जा कैसे। ही नहीं सकता है, वो भले उपशम श्रेणी से नीचे आ रहा है, वो छठे तक ही जाएगा या चौथे तक जाएगा उपसम नीचे से नीचे। और उपसम श्रेणी वाला डायरेक्ट फर्स्ट तक ही जाना मतलब नियम है हाँ उसका कि बिल्कुल, वो फर्स्ट उपशम तक ही जाए। सम्यक्त्वी, उपशम श्रेणी वाला नहीं, उपशम सम्यक्त्वी। उपशम श्रेणी में दोनों सम्यक्त्वी आ सकते हैं ना, तो उपशम ओके, सम्यक्त्वी अगर है तो पहले में निश्चित जाएगा, और अगर वो शायिक सम्यक्त्वी है तो चौथे के नीचे नहीं जाएगा, लास्ट चौथे तक जा सकता है। तो सर उपसम श्रेणी वाला मतलब वापस से ऊपर नहीं आ सकता है, मतलब नीचे जाना ही निश्चित, सॉरी औपसमिक सम्यक्त वाला फोर्थ देखो या फिफ्थ निश्चित या रूप से सिक्स्थ। उसको एक बार सातवें तक आना पड़ेगा, उसके बाद वापस आगे बढ़ सकता है। तो फिर वो फर्स्ट में कैसे जाएगा सर, वो वापस रिवर्स हो सकता है, तो वो निश्चित नहीं है ना कि वो फर्स्ट में ही जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, देखो सातवें में आकर के वापस ऊपर चढ़ जाए, अभी तो अंतर मुहूर्त है ना, अंतर मुहूर्त तो बड़ा होता है। मान लीजिए एक एक मिनट में नीचे आ गया और अभी टाइम है उसके पास बाकी, तो वापस भी जा सकता है। मतलब क्या होता है कि अच्छा, अंतर मुहूर्त मैक्सिमम समय है किसी भी ओके उपशम का, समझ चाहे गई। औपशमिक चारित्र हो या औपशमिक सम्यक्त्व हो। ओके ऐसा है, अगर अंतर्मुहूर्त का टाइम है, अंतर्मुहूर्त मतलब उसके पास टाइम ज्यादा बच रहा है, तो फर्स्ट से वापस रिवर्स ऊपर आ सकता है ऐसा। नहीं नहीं, एक बार फर्स्ट में चला गया तो उसका औपशमिक सम्यक्त्व तो खत्म ही हो गया, उसके बाद तो नई कैलकुलेशन हो गई ना। ये तो औपशमिक सम्यक्त्व वाली अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, उस अवस्था में भी वो अंतर मुहूर्त तक तो रह ही सकता है ना। ओके सर। सरिता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर अभी जो अभी आपने जो उनको एक्सप्लेनेशन दिया था ना सर, उसमें कि क्षयिक सम्यक्त्वी वाला जीव उपशम श्रेणी ले सकता है, तो उस समय उनकी दर्शन मोनी की प्रकृतियां उपशम है, लेकिन यानी दर्शन मोनी की तो क्षय हो गई, लेकिन चैत्र मोनी की उपशम में है। लेकिन सर क्षयिक सम्यक्त्वी वाले की तो जो प्रथम अनंतानुबंधी की जो 4 प्रकृतियां वो तो क्षय हो ही जाती है ना, वो तो हो उस जाएगी। वो बाकी की जो 3 बची अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष यानी संजोग, वो मतलब उस अपेक्षा से आप बता रहे हैं ना। बची हुई प्रकृतियों की बात होगी, चरित्र की जो प्रकृतियां बची है ना उसी की बात करेंगे। वसंता जी। उषा जी। प्रश्न यही था, तो ये समाधान मिल गया, इसके लोअर हैंड कर दिया। हाँ समझ गया मैं। उषा जी। अंकल सारे गुणस्थान के ना ड्यूरेशन बता दो ना, सिर्फ 7th का तो बता दिया आपने, अंतर मुहूर्त बाकी का। अच्छा हाँ ठीक है, ड्यूरेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, शायद गुणस्थान के समय हमने नहीं किया था। तो देखो तीसरा गुणस्थान और उसके बाद 7 से लेके 12 तक कितने हो गए, 7 8 9 10 11 12, 6 और एक तीसरा, मतलब आधे गुणस्थान तो है अंतर मुहूर्त के। अच्छा ठीक है, वैसे और भी गुणस्थान होंगे अंतर मुहूर्त के, लेकिन उनका कुछ स्पेसिफिक टाइम होने से अलग से हम देखेंगे। तो ये 7 तो क्लियर अंतर मुहूर्त में आ गए। इसके अतिरिक्त एक दूसरा गुणस्थान और एक 14वां गुणस्थान, ये दोनों भी अंतर मुहूर्त होते हैं, लेकिन इनका अंतर मुहूर्त थोड़ा प्रिसाइज है, मतलब उसका फिक्स अंतर मुहूर्त है। तो दूसरा गुणस्थान 6 आवलिका का ही होता है, और 14वां गुणस्थान भी 5 रस्वाक्षर बोलने जितने समय का होता है, जो 2 से 3 सेकंड का लगभग समझ लो। रस्वाक्षर का मतलब होता है जो छोटे स्वर होते हैं ना, बारकड़ी में संस्कृत में 5 रस्व होते हैं, 5 दीर्घ होते हैं और 5 प्लुत होते हैं। तो प्लुत को तो छोड़ भी दे, 5 रस्व और 5 दीर्घ की बात करें तो जो भी स्वर बोले जाते हैं, मतलब मात्राएं जिसको कहते हैं ना हम, कोई भी कांस्टेंट के साथ, जैसे क के साथ में का बन जाता है, की बन जाता है, के बन जाता है, जो जो भी उसके साथ मात्राएं लगती है ना, उनमें जो बेसिक होती है, मतलब जिसको बोलने में कम समय लगता है, मिनिमम समय में जो बोली जाती है, वो होती है रस्व स्वर। तो जैसे ए, ई, छोटी ई जो होती है, उसके बाद में छोटा ऊ, और संस्कृत में 2 अलग तरह के रस्व होते हैं, एक होता है री, ऋषि वाला री, और एक होता है री, ले से मतलब उच्चारण रहता है, तो री जैसा कुछ होता है। तो ये 5 जो स्वर है उनको बोलने में जितना समय लगेगा, मतलब कैसे बोलना है, अ, ई, उ, री। तो इतने समय का कालमान 14वें गुणस्थान का है। अब ये हो गए अपने टोटल 9 गुणस्थान क्लियर हो गए। अब 3 गुणस्थान, 5वां 6ठा और 13वां, जो समझ लो श्रावक का, साधु का और केवल ज्ञानी का, 5 6 और 13, इन 3 का गुणस्थानों का कालमान एक जैसा रहता है। इसका मैक्सिमम कालमान 1 करोड़ पूर्व से कुछ कम। पूर्व का मतलब होता है 84 लाख, 84 lakhs ईयर,
उसको 84 लाख से और गुणा करेंगे, उतने साल का होता है एक पूर्व, उससे कुछ कम इस अपेक्षा से, क्योंकि जन्मते ही जीव श्रावक नहीं बन जाता, जन्मते ही जीव साधु नहीं बन जाता, जन्मते ही जीव केवल ज्ञानी नहीं बन जाता, उसके लिए कुछ समय तो चाहिए। जैसे कोई बच्चा होता है ना 2-3 साल का, उसको दीक्षा नहीं दी जाती है, कम से कम 9 महीना उसका जन्म को हो जाए, मतलब जन्म का मतलब गर्भ अवस्था से ही काउंट करते हैं, तो 9 महीने जन्म से पूर्व की गर्भावस्था के माइनस करें तो लगभग 8.25 साल की लगभग ड्यूरेशन बीतने के बाद ही कोई श्रावक साधु या केवल ज्ञानी बन पाएगा। तो इसलिए बोलते हैं 1 करोड़ पूर्व से कुछ कम। तो ये 3 भी क्लियर हो गए। अब क्या बच गया और फर्स्ट पहला और फोर्थ, खाली पहला ही बचा ना? फोर्थ भी। हाँ, चौथा बच गया, पहला और चौथा, अब 2 गुणस्थान बचते हैं। तो देखो, पहला गुणस्थान तो अनादि और अनंत है, वैसे तो अगर ओवरऑल देखें तो अनादि और अनंत है, बट इसमें भी 4 मतलब अलग अलग कंडीशंस होती है कि कुछ जीवों के लिए पहला गुणस्थान अनादि अनंत होता है, कुछ जीवों के लिए आदि और शांत होता है, कुछ जीवों के लिए अनादि और शांत होता है, मतलब अनादि है लेकिन अंत होगा, वैसा भी एक ड्यूरेशन हो सकता है। एक ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्ट भी हुआ है एंड भी होगा, लेकिन ऐसे एक चौथा विकल्प इसमें कोई भी जीवों के लिए नहीं बैठता है कि जब कोई स्टार्ट हुआ हो और अंत न हो। तो अगर स्टार्ट हुआ है तो अंत जरूर होगा। स्टार्ट हुआ है इसका मतलब पहले सम्यक्त्व था, तो कोई जीव सम्यक्त्व तो उसका मोक्ष जाना पक्का है, इसलिए वो परमानेंट तो मिथ्यात्व में नहीं रह सकता। तो ऐसे 3 प्रकार के कालमान होते हैं पहले गुणस्थान में, जिसमें, और अगर आप ऐसे शॉर्ट में समझना चाहे तो अनादि अनंत कह दो तो भी चल जाएगा, क्योंकि 3 कैटेगरी में से जो मैक्सिमम समय होगा वही लेना है, तो अनादि अनंत पहला गुणस्थान कहा जा सकता है मैक्सिमम। अब चौथा गुणस्थान जो है उसका कालमान होता है 33 सागर, 33 सागर। वो इस अपेक्षा से क्योंकि आयुष्य जो देवताओं का होता है ना वो मैक्सिमम 33 सागर होता है, और अनुत्तर विमान में चौथा गुणस्थान हो सकता है, सम्यक्त्वी है, अनुत्तर में तो सम्यक्त्वी होते हैं, तो वहां 33 सागर का मैक्सिमम आयुष्य पॉसिबल है, इसलिए चौथा गुणस्थान 33 सागर का माना गया है। क्लियर हुआ? हाँ, थैंक यू। बिमला जी? सर अंतराल गति में कौन सा गुणस्थान होता है? अंतराल गति में 1, 2, 3, 4 ये 4 गुणस्थान पॉसिबल है, क्योंकि श्रावक कैसे बनते हैं? त्याग करने से। त्याग हम करते हैं जीवन भर का, मरने के बाद त्याग खत्म हो जाते हैं, इसलिए अंतराल गति में वो त्याग हमारे एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम श्रावक नहीं बन सकते। सिमिलरली साधुओं के लिए, साधु भी जो त्याग करते हैं जीवन भर के लिए करते हैं, तो अंतराल गति में मृत्यु के बाद तो उनके त्याग तो भंग हो गए, अब तो त्याग उनके एप्लीकेबल रहे ही नहीं, इसलिए वहां पर केवल ये 4 ही गुणस्थान हो सकते हैं। यानी कि 5वें से 11वें तक वालों चौथे गुणस्थान में आ जाएंगे। 11वें से 5वें से 11वां वाले अगर मृत्यु के हाँ, बाद मृत्यु वो होगी तो सीधा चौथे में, पहले में, जैसा भी उनका कंडीशन है, मतलब हाँ दूसरा, और आई थिंक तीसरा भी नहीं होता इसमें, सॉरी मैंने गलत बता दिया, 1, 2, 4 3 ही होंगे, क्योंकि तीसरा गुणस्थान भी अंतराल गति में नहीं आता, ये तो मतलब मृत्यु ही नहीं होती तीसरे गुणस्थान में, तो अंतराल गति आ ही नहीं सकती है, तो केवल 1, 2, 4 3 ही गुणस्थान होते हैं। ठीक है। कल्पना जी? अंकल जय जिनेन्द्र, आपने जैसे अभी ये बताया था एक कि किसी ने आपसे पूछा था कि गुणस्थान का, तो गुणस्थान में मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अनादि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान तो अनादि और अनंत अभवी जीवों की अपेक्षा से है ना? तो है क्योंकि ना, मैंने भी यही तो कहा था। आपने कहा था कि मतलब जिसका शुरुआत हुई है उसका अंत जरूर होगा, तो अभवी जीव तो मतलब तो उनकी अंत तो उनका शुरुआत तो भी नहीं हुई ना, वो तो अनादिकाल से हैं। अच्छा हाँ, शुरुआत किसकी होगी कि भाई पहला गुणस्थान अभी मेरा शुरू हुआ, इससे पहले मेरा कोई और गुणस्थान था, पहला वाला क्या हो सकता है? चौथा होगा या दूसरा होगा, यानी कि सम्यक तो था पहले, तो अगर किसी में पहले सम्यक तो था, बाद में मिथ्यात्व में आया, तो उसका स्टार्ट पॉइंट हो गया, अभी यहाँ से उसका पहला गुणस्थान शुरू हुआ। तो ऐसे कोई भी जीव जिसके पहले गुणस्थान की शुरुआत हुई है उसका अंत होना निश्चित है। ठीक है मंजू जी? हाँ सर, मैं पूछ रही थी, आप बोले 1 करोड़ पूर्व, पूर्व का मतलब 84 लाख, तो 1 करोड़ पूर्व को
1,84,00,000 मानते हैं या 84,00,000 करोड़ वैसे हो गया? 84 लाख पूर्व का मतलब नहीं, 84 लाख इंटू 84 लाख। एक पूर्व अच्छा, में ही तो पहले 1 करोड़ 84 लाख को पूर्व 84 लाख से मतलब? गुणा करना है, उसमें फिर 1 करोड़ से अच्छा, और गुणा करना है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है सर, वही कंफर्म। थैंक यू। कमलेश जी। सर आपने अभी दूसरा और 14वां गुणस्थान के लिए बोला कि अंतर्मुहूर्त है, लेकिन वो फिक्स्ड है करके। तो सेकंड के लिए कितना अवलिका अवलिका बोला 6 आपने सेकंड वाले आवलिका, के लिए तो? 6। और 6 अवलिका और फिक्स इस 14वें के लिए रस स्वर वो कितना, एक क्या कितना एक बार? वो 5 ह्रस्व स्वर बोलने में जितना समय लगेगा ना उतना, तो लगभग 2-3 सेकंड लगेंगे। आप बोल के कभी देखें तो ऐसे समझ में आ जाता है। आप बोलते हैं घड़ी देखो, उसमें 2 सेकंड 3 सेकंड में हो जाता है लगभग। अच्छा, और अभी जो आ, 5वां 6वां और 13वें के लिए आपने बोला मैक्सिमम 1 करोड़ पूर्व से थोड़ा कम। तो ये 84 लाख इंटू 84 लाख एक पूर्व होगा ना वो? 84 लाख इंटू 84 लाख एक पूर्व। हाँ, उतने साल लेना है, उतने साल तो इंटू अगेन इंटू एक इंटू 1 करोड़ करोड़। कितना फिर? ये तो मैक्सिमम हो गया, मिनिमम रहेगा क्या कैसे फिर इसके लिए, जो 5 6 और मिनिमम 13 के लिए? सबका अंतर मुहूर्त होता है, सभी गुणस्थानों का मिनिमम अंतर मुहूर्त है, ऑल 14 का। ओके ओके बिमला ओके जी। सर। नहीं सर, हो गया, सॉरी। अनीता जी, म्यूट है आप अनीता जी। सॉरी सर। हाँ, आपने चौथे गुण स्थान का क्या काल बताया, क्या समय? 33 सागर, सागरोपम कह दो, सागर कह दो। हाँ सही। इसमें भी मान्यता भेद है, कोई 66 सागर से कुछ अधिक भी बताते हैं। वहां पर ये होता है कि जैसे कोई देवता क्षायिक सम्यक्वी 33 सागर की आयुष्य भोग कर मनुष्य बना और फिर वापस देवता में चला जाए तो वो भी काउंट हो जाता है। तो 66 सागर से कुछ अधिक ये भी बात आती है, ये भी हाँ मान्यता भेद है। हाँ यही कहना चाह रहे थे आप? हाँ। ठीक है, सरिता जी। सर वो 33 सागरोपम जो है सर, उसमें कुछ अधिक प्लस नहीं होगा चौथे गुणस्थान वाला? देखो, एक मान्यता में 33 सागर ही माना गया है, एक मान्यता में 66 सागर से कुछ अधिक, ऐसा दो अलग अलग। सर जीवातीत में हमने 33 हाँ, तो सागरोपम इसमें भी सब साधिक होगा, थोड़ा सा अधिक रहता है क्योंकि पिछले सर भाव वो में भी अंतराल सम्यक भी गति होते का हैं। जो अंतराल गति का जो टाइम पीरियड होता है वो प्लस हो जाता है उस अपेक्षा से। हाँ, अंतराल गति से पूर्व भाव का भी हो जाता होगा, तो हाँ, तो कुछ हाँ, साधिक बोलते हैं उसको, साधिक। 33 सागर से साधिक। कुछ अधिक, और दूसरी मान्यता में 66 सागर से कुछ अधिक। देखिए, ऐसी मान्यताएं भेद बहुत तत्व ज्ञान में जगह जगह मिलेगी, तो उसमें कभी हम उलझेंगे नहीं। हम तो बहुत सीधी बात है, भाई ये भी है वो भी है, मैं तो केवल ज्ञानी हूं नहीं, मुझे नहीं पता अंतिम सत्य क्या है, वो आप जानो, आप स्टडी करो, देखो, दोनों बातें आती है बुक्स में। विजया जी। ठीक है, जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी, जैसे 33 सागरोपम और कोटाकोटी, 33 कोटाकोटी सागरोपम में क्या डिफरेंस है? कोटाकोटी में तो 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ हो जाएगा, वो तो बहुत बड़ा हो जाता है। ये तो 33 तो कई सागरोपम ही है, जगह ऐसा छोटा सा है। लिखा होता है, कई जगह ऐसा, तो समझ में नहीं आता वो। नहीं, जो लिखा वही समझो ना, उसमें क्या नहीं समझ में रहा। कोटाकोटी लिखा मतलब करोड़ इंटू करोड़। जैसे काल चक्र में जो ड्यूरेशन आती है ना, वहां पे कोटाकोटी आता है, 10 कोटाकोटी 33 या 20 कोटाकोटी कोटाकोटी का पूरा काल चक्र हुआ, तो वहां पर हमारा कोटाकोटी करोड़ इंटू करोड़। ये हमारा जो काल चक्र है उत्सर्पिणी का या अवसर्पिणी दोनों मिला के, वो 20 कोटाकोटी सागर का है, तो इसका बताइए। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, मतलब इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, 1 करोड़ में 7 बिंदियां लगती है, 7 शून्य लगते हैं। इसको 1 करोड़ से गुणा करेंगे तो 14 जीरो आ गए, और 10 कोटाकोटी आ गया तो 15 जीरो आ गए। तो एक के आगे 15 जीरो लगाएंगे, उतने सागर का एक पार्ट होगा अवसर्पणी या उत्सर्पणी, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 20, मतलब 2 के आगे 15 जीरो लगाएंगे, उतने सागर का पूरा कालचक्र हुआ। मतलब जहाँ कोटाकोटी लिखा है उसे करोड़ मानना है। ओके। हाँ, करोड़ इंटू करोड़, कोटा कोटी आया ना, खाली कोटा नहीं आया, कोटा कोटी है, करोड़ इंटू करोड़। मुक्ता जी। हाँ जय जिनेंद्र सर। सर आपने जो बताया ना 1 करोड़ पूर्व से कम, 5 6 और 13 की,
तो सर एक मतलब पूर्व मतलब एक पूर्व मतलब 84 × 84 लाख का जो डिजिट आया वो एक पूर्व हुआ। 84 × 84 लाख नहीं, 84 लाख × 84 लाख। हाँ, 84 लाख × 84 लाख का जो डिजिट आया वो एक पूर्व हुआ। अब उस डिजिट को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करने पे ऐसा। यस यस, उसको 1 करोड़ थैंक यू, करेंगे। थैंक यू। ठीक है, ऐसे मेरा एक्सपेक्टेशन था ही, मैंने कल ही कहा था कि सम्यक्त्व का द्वार समय लेने वाला है और समय देना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट द्वार है। सब कुछ हम सम्यक्त्व के पीछे ही तो कर रहे हैं ना, हम सम्यक्त्व बन जाए ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अच्छा, काफी कुछ आज चर्चा हो गई है। अभी हम कुछ आगे बढ़ते हैं, शास्वादन सम्यक दृष्टि में ही हैं हम अभी तक। तो इसमें हमने प्रथम 3, आज मैंने शेयर नहीं किया शायद स्क्रीन। अब चाहिए भी नहीं सर। अब मेरे ख्याल से चाहिए भी नहीं सर। स्क्रीन नहीं चाहिए अब तो, याद है ना सबको। नहीं, ये तो चाहिए, चार्ट भी नहीं चाहिए क्या? अच्छा, चार्ट तो रखो ना स्क्रीन पे, यार जरूरत नहीं हो तो फिर ऐसे ही चलने देते हैं। वो प्राय क्या जिज्ञासा समाधान होता तब मैं स्टॉप शेयरिंग कर लेता हूँ, ताकि फेस टू फेस बात अच्छे से होती है, इसलिए मैं हटाता हूँ। बाकी ये चार्ट तो रहने देते हैं। चार्ट रहने दीजिए। हाँ, तो देखिए क्या होता है, कभी कोई वीडियो बाद में अलग से देखे, कोई बाहर एक किताब हाथ में न हो, तो भी थोड़ा इजी समझ में आ जाता है। तो अब देखिए, शास्वादन सम्यक्त्व में हमने देखा, योग तक हम चले गए और उसके बाद उपयोग देखने थे। तो उपयोग में हमने देखा कि 3 ज्ञान 3 दर्शन होते हैं, और मन प्रयोग ज्ञान क्यों नहीं हुआ उसका कारण समझ लिया हमने, क्योंकि ये तो छठे गुण स्थान या उसके बाद ही होगा, और केवल ज्ञान केवल दर्शन 13वें या उसके बाद होगा। इसलिए शास्वादन में केवल 6 ही उपयोग है। अज्ञान नहीं होगा, ये तो समझ में आया ना। सम्यक्त्व में अज्ञान तो हो ही नहीं सकता है, मतलब सम्यक्त्व के कोई भी पार्ट में अज्ञान तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अज्ञान आया मतलब मिथ्यात्व है। सम्यक्त्व है इसका मतलब उसका तो ज्ञानावरणीय का क्षयोपम ज्ञान ही कहलाएगा। अब देखिए, इसमें लेशाएं 6 ही होती है, क्योंकि 1 से 6 गुण स्थानों में 6 ही लेशाएं होती है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें भाव कितने हैं? 3 भाव बताए गए हैं, उदय, क्षयोपम और पारिणामिक। देखिए, अगर कोई जीव दूसरे गुण स्थान का है तो उदय तो आना ही है, और क्षयोपम भी होता ही है, क्योंकि दोनों चीजें तो प्राय रहती है, और पारिणामिक भी रहेगी। मतलब ये 3 में तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। उदय हमेशा रहेगा, क्षयोपम भी हमेशा रहता ही है, और पारिणामिक भी हमेशा रहेगा। हाँ, सिद्ध आदि उनमें अलग परिस्थितियां बन सकती है, भी वहां उदय नहीं है, लेकिन सामान्य संसारी जीवों में उदय और क्षयोपम तो रहने ही वाला है, और पारिणामिक भी साथ रहता है। तो ये तीनों भाव इसमें आ जाएंगे। चारित्र को छोड़ा गया, क्योंकि शास्वादन सम्यक तो दूसरे गुण स्थान में वहां चारित्र नहीं रहता। उसके बाद में ये लब्धि पांचों है, उसमें भी कोई ज्यादा डिस्कस की बात नहीं है। अब देखिए, शास्वादन सम्यक्त्व में वीर्य लिया गया बाल, क्यों? क्योंकि न श्रावक है न साधु है, चौथे गुणस्थान तक बाल वीर्य होता है। उसके बाद में सम्यक्त्व है, इसलिए सम्यक्त्व तो आएगा ही आएगा। दृष्टि, सारे सम्यक्त्व के सभी उपद्वारों में सम्यक दृष्टि ही रहेगी, और भवि ही रहेंगे और शुक्ल ही रहेंगे। ये 3 चीजें तो मिलनी है। सम्यक्त्व है मतलब निश्चित रूप से वो शुक्ल भी है, भवि भी है। अब दंडक, तो दंडक में भी 5 स्थावर को छोड़ करके सारे दंडक लिए गए। तो अब ये किस अपेक्षा से है? देखिए, जैसे नरक गति अगर हम देखें, तो नरक गति में तो उपशम श्रेणी के द्वारा अपर्याप्त अवस्था में तो शास्वादन सम्यक दृष्टि नहीं आएगा, लेकिन पर्याप्त अवस्था में, मतलब नारकी का कोई जीव उपशम सम्यक्त्वी बना उसी भव में, नारकी के भव में ही, और फिर उसका शास्वादन सम्यक आए पर्याप्त अवस्था में, तो वो ये पॉसिबल है। इसलिए यहां वो ले लिया गया। स्थावर क्यों छोड़े गए? क्योंकि वो तो एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। मैं नितांत मिथ्यात्वी बोलता था, एकांत मिथ्यात्वी शायद ज्यादा पॉपुलर वर्ड है। तो एकांत मिथ्यात्वी में सम्यक्त्व भी नहीं होता, इसमें कोई सम्यक्त्व नहीं हो सकता। तो इसलिए बाकी सब में ये पॉसिबल है शास्वादन सम्यक दृष्टि। अब लेते हैं हम औपशमिक। तो औपशमिक सम्यक्त्वी में देखिए यहां पर क्या हुआ। हाँ कामिनी जी।
सर अभी आपने बताया था ना कि उपशम सम्यक्त्व से जब शाश्वतन सम्यक्त्व आता है तो 4 अनंतानुबंधी कषाय का उदय होता है और 3 दर्शन मोहनीय तो अभी भी उपशम में ही रहते हैं उस टाइम ड्यूरेशन तक। फिर उपशम भाव क्यों नहीं है इसमें? 3 ही भाव लिए गए हैं ना? हाँ, मतलब क्या होता है ना, वो पूरी श्रेणी देखिए, उपशम कब लेंगे, या तो है ना दर्श पूरा उपशम हो, कौन जो सम्यक्त्व या चारित्र, मोहनीय कर्म के 2 ही पार्ट है, या तो सम्यक्त्व या चारित्र। तो अगर पूरा सम्यक्त्व औपशमिक है तब उसको हम उपशम में लेंगे। अब यहाँ पर पूरा सम्यक्त्व तो उपशम है नहीं, इसलिए उसको सास्वादन में ले लिया। सास्वादन एक अलग कैटेगरी जो मिश्र है। जैसे औदारिक मिश्र का योग की अवस्था में औदारिक और वैकरी का मिश्र हो सकता है, तो उसको हम एक अलग का योग कहते हैं। न उसको हम औदारी करें न वैकरी करें। वैसे ही समझ लें कि सास्वादन में दोनों चीजें मिक्स है, इसलिए हम उसको औपशमिक में नहीं गिनेंगे। औपशमिक तब गिनेंगे जब ये सभी प्रकृतियां औपशमिक हो, मतलब उसकी 7 प्रकृतियों का उपशम नहीं है ना, इसलिए हम उसको उपशम में नहीं ले रहे हैं। तो वहां पे मोहनीय कर्म का उदय है इसलिए वो उदय में ही उसको काउंट हो गया। उदय तो है ही है। देखो, उदय में तो कुछ सोचना ही नहीं। उदय तो शरीर नाम कर्म का उदय मान लो, आयुष्य का उदय मान लो, ऐसे कितने ही उदय तो रहेगा ही प्राय। पर मोहनीय कर्म का भी उसको उदय में ही लिया है बिकॉज मोहनीय पूरा कर्म का तो टोटल वैसे भी उदय है ना। दर्शन मोहनीय का मान लो उदय न भी हुआ तो भी चारित्र मोहनीय का तो उदय है ही। हम्म। ओके ठीक है मतलब सर, थैंक ये सास्वादन का इंटरनल टेक्निक ये है कि भाई 3 का उदय हो गया, 3 अभी उदय में आने वाली है, लेकिन फिर भी उसको हम उपशम में नहीं लेंगे क्योंकि ये एक मिश्र अवस्था होगी। ये तो अब छूटते हुए सम्यक्त्व की अवस्था है। ठीक है सर, थैंक। चंद्रकला जी। जय जिनेन्द्र सर। सर मेरा प्रश्न अभी सर आपने जो बताया ना नितांत और एकांत, सर दोनों वो जो वर्ड है, दोनों शब्द सिमिलर है या अलग अलग है? सिमिलर ही है। सर और सर दूसरी जिज्ञासा है कि जो ये त्रस के अपर्याप्त लिए हैं सम्यक्त्व में, द्वेंद्रिय तेंद्रिय चतुरेंद्र सम्यक्त्व जीव सर इन इस में किस कारण से आ सकता है? जब सम्यक्त्व है तो फिर वो इतनी नीचे कैसे जा सकता है सर, द्वेंद्रिय तेंद्रिय देखिए, चतुरेंद्रिय में? ये ना तभी पॉसिबल होता है जब आयुष्य पहले बंध जाए और सम्यक्त्व बाद में आए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब देखिए औपशमिक सम्यक्त्व में अगर देखें तो यहाँ केवल 2 ही गुणस्थान लिए, 13 और 14। तो औपशमिक सम्यक्त्वी अगर कोई समझो मर भी जाए और बाद में कोई गति है तो वहां सास्वादन भले रह रहा है अपर्याप्त अवस्था में, लेकिन औपशमिक तो अपर्याप्त अवस्था में रहेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर 13 14 ये 2 ही भेद दिए गए हैं। और ये इसलिए दिए गए कि केवल संगी जीवों में ही औपशमिक सम्यक्त्व हो सकता है। तो संगी जीव अंतिम 2 भेद के अनुसार। उसके बाद गुणस्थान, तो औपशमिक का गुणस्थान है 4 से 11। देखिए, सम्यक्त्व चौथे में आ सकता है और औपशमिक का 4 से 11 इसलिए लिया गया क्योंकि 11वें गुणस्थान तक औपशमिक चारित्र आता है, तो वहां तक भी औपशमिक सम्यक्त्व पॉसिबल है। मतलब कोई औपशमिक सम्यक्त्वी उपशम श्रेणी लेता है तो उसके तो 8 9 10 11 में भी औपशमिक सम्यक्त्व ही रहेगा, और 4 5 6 7 इनमें भी औपशमिक सम्यक्त्व हो सकता है। 4 से 7 तक तो मानो प्राय सभी, मतलब सास्वादन तो एक अलग है दूसरा गुणस्थान, बाकी सबका 4 से 7 तो होना ही है। मतलब वेदक हो चाहे क्षयोपशमिक हो, सब 4 से 7 में तो होते ही है। उसके बाद योग 15 लिए गए हैं, 15 सारे के सारे। हाँ उषा जी। अगर अगर जिसका 12th गुणस्थान मतलब 12th वाला गुणस्थान आ जाए तो उसका उसी भव में मोक्ष निश्चित है ना? तो पहले उसकी डेथ नहीं हो सकती ना? नहीं, 12th गुणस्थान अमर गुणस्थान है। 12th और 13 और तीसरा, ये 3 गुणस्थान अमर गुणस्थान कहे जाते हैं। इसमें कोई जीव मर नहीं सकता। और 13वें में? 13वें में भी नहीं मर सकता क्योंकि 13 के बाद में 14 में जाके ही मरेगा ना। तो फिर 13 भी अमर हो गया। हाँ, 12 13 और तीसरा
थर्ड गुणस्थान वो मैंने पहले ही बताया था ना, उसमें भी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वो वाला कंफ्यूजन है, तो एक बार कंफ्यूजन दूर होने के बाद ही जीव मरता है। ठीक है अंकल, थैंक यू। सरिता जी। सर यहाँ पे ये जो 13वां गुणस्थान, ये 13वां भेद लिया सर, इसको भी एक बार ये क्लियर करिए ना कि 13वां भेद किस अपेक्षा से ले लिया औपशमिक समेत्व में। इसका मैं एक बार थोड़ा सा चिंतन करके बताऊंगा। अपर्याप्त अवस्था में जो 13वां भेद आ रहा है वो क्यों आया, वही प्रश्न है ना। किसी और को ध्यान में हो तो वो बता सकते हैं एक बार। सुशीला जी। नहीं, याद नहीं है अभी तो। ठीक है, किसी को ध्यान में आया तो हैंड रेज करके बता दीजिए, नहीं तो मैं कल देख के बता दूंगा। इसका कुछ लॉजिक समझ लेते हैं क्यों आया है। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, उसके बाद गुणस्थान हो गए क्लियर, योग हो गया। योग में क्या है, 15 के 15 लिए गए, क्यों लिए गए हैं? देखिए गुणस्थान क्या है वो देखना अभी हमें। गुणस्थानों से हमें योग का आइडिया लग जाता है। 4 से 11 गुणस्थान है, तो छठे गुणस्थान में आहारक शरीर भी बन सकता है, तो आहारक आहारक मिश्र भी यहाँ आ जाएंगे। इसी प्रकार से 4 से 11 आया, मतलब यहाँ औदारिक भी पॉसिबल है, वैक्रिय भी पॉसिबल है, वैक्रिय लब्धि के प्रयोग भी पॉसिबल है, आहारक लब्धि का प्रयोग भी पॉसिबल है, तो सारी चीजें यहाँ आ जाती है। बट अंतराल गति की अपेक्षा वाला औदारिक मिश्र और कार्बन का योग, ये दो यहां पर नहीं आएंगे। यहां अपेक्षा औदारिक मिश्र की अपेक्षा तो क्या हो जाएगी, एक मिनट, यहां 4 से 11 गुण स्थान है, फिर भी कार्बन का योग भी आया है। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हुआ। सरिता जी आपके प्रश्न का उत्तर भी इसके साथ आ गया अपना आप। क्या होता है औपशमिक सम्यक्त्वी, औपशमिक सम्यक्त्व जो होता है ना, वो आवश्यक नहीं कि मृत्यु के बाद समाप्त हो ही जाए, तो अपर्याप्त अवस्था तक रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है संगी जीवों में। तो उस अपेक्षा से ही यहाँ कार्बन का योग भी लिया गया है, क्योंकि केवली समुद्घात तो यहाँ आ नहीं सकता है। और अगर कार्बन का योग लिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि अंतराल गति में भी औपशमिक सम्यक्त्व पॉसिबल है। तो मतलब ये औपशमिक पॉसिबिलिटी, समेत्व वाला, तो ये पॉसिबिलिटी केवल संगी जीवों में ही हो सकती है। अब वो एग्जैक्टली क्या इसका लॉजिक है ना, वो मैं थोड़ा सा स्टडी करके कल बताने का भाव रखता हूँ, लेकिन ये लॉजिक ये समझ में आ रहा है। तो इसको एक फिर बार ऐसे कोई भी समझे कि बिना सर मैं बिना बोलूं, हैंडरेज के बीच में मत बोलिए, एक बार रुकिए ना। ठीक है, जिन्होंने हैंडरेज किया उनको तो बोलने का अवसर मिलेगा ही। तो अभी जो बात मेरे समझ में आई है कि कार्बन का योग क्योंकि इसमें माना गया है, और कार्बन का योग केवली समुद्घात की अपेक्षा से तो हो नहीं सकता है, बाकी तो सारा जजमेंट बैठ रहा है, तो इसका मतलब अंतराल गति तो इसमें ले ही रहे हैं। तो फिर औपशमिक सम्यक्त्व तो अंतराल गति में भी आ रहा है, और वो केवल संगी जीवों में आ रहा है, क्योंकि केवल 13वां ही भेद लिया गया। ठीक है मंजू जी, अब बोलिए आप। हाँ सर, मैं बोल रही थी औपशमिक सम्यक्त्वी अगर मरता है उपशम सम्यक्त्व की अवस्था में, तो सीधा अनुत्तर विमान में जाता है। तो वहां पर आप जाते समय अपर्याप्त अवस्था में उसके औपशमिक सम्यक्त्व माना जाता है, और उसकी गति उसी कारण से वहां पे अपर्याप्त में भी औपशमिक सम्यक्त्व है और कार्बन का योग भी। बिल्कुल बिल्कुल, वही एक रीजन हो सकता है। तो ये एकदम हाँ। सटीक उत्तर हमें मिल गया। तो ये दोनों मतलब आंसर। सरिता जी आपका भी उत्तर 13वां आ गया। ठीक है, और कोई जिज्ञासा नहीं, आगे बढ़े। अब समय ऑलरेडी हो गया है, हम अभी तक खाली एक में ही आगे बढ़ पाए। मतलब कल हम सास्वादन के योग तक पहुंचे, आज औपशमिक के योग तक पहुंचे, तो एटलीस्ट औपशमिक को आज पूरा कर लेते हैं। देखिए, अब उपयोग की बात करें तो उपयोग तो इसमें प्रथम 4, क्योंकि मन प्रयोग ज्ञान इसमें आ जाएगा, बाकी तो सेम ही है, केवल एक मन प्रयोग ज्ञान बढ़ गया, बिकॉज 4 से 11 गुण स्थान है। लेशाएं 6 आ जाएगी क्योंकि 4 से शुरू हो रहा है, और इसमें क्षायिक को छोड़ा गया है, औपशमिक सम्यक्त्व है, इसलिए वहां क्षायिक तो हो नहीं सकता। मैंने जैसे बताया औपशमिक सम्यक्त्वी शपक श्रेणी भी नहीं ले सकता है। शपक श्रेणी तो केवल जो ऑलरेडी क्षायिक सम्यक्त्वी वही ले पाएगा। तो इसलिए औपशमिक सम्यक्त्वी में क्षायिक छोड़ करके बाकी चारों आ जाएंगे। मतलब औपशमिक इसमें एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि वो खुद ही औपशमिक है, सम्यक्त्व ही औपशमिक है, इसलिए आ जाएगा। फिर आत्मा इसमें 8 ली गई है। चारित्र इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि ये तो साधुओं में हो ही सकता है, 11 तक है। और वीर्य
लब्धि पांचों ली गई है, वीर्य तीनों लिए गए हैं, 4 से लेकर के 6 तक अगर कोई भी संख्या आ जाएगी गुण स्थानों में तो चौथे में बाल होता है, 5वें में बाल पंडित है, 6ठे में पंडित है, तो 3 तो वहीं कवर हो गया। फिर सम्यक्त्व भवि शुक्ल, वो तो हर सम्यक्त्व के हर उपद्वार में आएगा ही। अब दंडक और देख लेते हैं, तो यहां पर देखिए 16 दंडक लिए गए हैं, 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय को छोड़ा गया है। तो अब देखिए इसमें एक और बात फिर आई है मंजू जी, हमने अगर केवल वो अपेक्षा ली 11वें गुण स्थान वाला जीव मर करके, तो वो तो निश्चित रूप से देवता बनेंगे, वो भी वैमानिक देवता। तो फिर यहां पर भवनपति के दंडक क्यों लिए गए, नारकी के दंडक क्यों लिए गए, तो हम और भी दंडक लिए गए, मतलब संगी भवों के सभी दंडक यहां आ रहे हैं, केवल असंगी को ही छोड़ा गया है। इसका मतलब यहाँ कुछ और भी एक लॉजिक है, वो भी एक परिस्थिति है जो आपने बताई, पर कुछ और भी बात है जिसको हम थोड़ी और चर्चा कल के सेशन में कर सकेंगे। चंद्रकला जी। सर औपशमिक सम्यक्त्व जो है उसमें योग 15 लिए गए हैं, तो सर जो आहारक और ये आहारक मिश्र वाला योग है सर, वो की एक बहुत जो अप्रमत्त अवस्था होती है उस वक्त होता है, तो फिर सर औपशमिक सम्यक्त्व में वो ज्ञान कहाँ से हो सकता है क्या, इतना बड़ा औपशमिक ज्ञान? सम्यक्त्व तो अप्रमत्त अवस्था में हो ही सकता है ना। प्रमत्त अवस्था, एक्चुअली अप्रमत्त अवस्था में लब्धि का प्रयोग नहीं होता है, प्रमत्त अवस्था में होता है। हाँ सर, हाँ तो यहाँ तो प्रमत्त अवस्था तो हो ही सकती है औपशमिक सम्यक्त्व में, क्योंकि चौथे से शुरू हो रहा है, चौथे 5वें 6ठे में तो प्रमाद नहीं है, प्रमाद है मतलब, तो प्रमत्त अवस्था है तो वहां तो लब्धि का प्रयोग हो ही सकता है, तो छठे में ही पॉसिबल है। औपशमिक है, सम्यक तो औपशमिक है कि उपशम हुआ है उसका, तो उसको ये इतना बड़ा ज्ञान हो सकता है उस अवस्था में? देखिए परिणाम वाइज उपशम होना क्षय होना इक्वलेंट है, परिणाम वाइज रिजल्ट वाइज। कोई जीव अगर कषायों का उपशम करे या क्षय करे, रिजल्ट तो एक जैसा ही है। कोई 11वें गुण स्थान में पूर्ण उपशम की अवस्था में, वह भी भगवान है, वीतरागी है। हाँ, तो इसलिए उपशम में और क्षय में उस रूप में अंतर न निकालें। जब जिस समय उपशम है उस समय तो वो अच्छा ही है, बस बात इतनी सी है कि उपशम टिकता नहीं है, जितनी देर है तब तक तो वो बहुत अच्छा है। पर उपशम में सर उसके कषाय तो रहते ही है ना, चाहे वो अंदर दबे हुए ही हो, कषाय तो है उसके कषाय है, अंदर। लेकिन जब तक कषाय उदय में नहीं आए ना उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आज किसी को कोविड है, कोविड टेस्ट में तो आ रहा है लेकिन उसके कोई लक्षण नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम आराम से रहेगा। वो वायरस इफेक्टिव हो तो मतलब है ना, वायरस बॉडी में होने से क्या दिक्कत है, भले हो, इफेक्ट नहीं होना चाहिए भाई। उसकी वजह से बुखार आ रही है, उसकी वजह से और कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो तकलीफ है। अब कषाय है आत्मा के साथ चिपका हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, उदय में आए तो दिक्कत है। अब हमारे कितने कितने कर्म चिपके पड़े हैं, तो उससे थोड़ी दिक्कत है क्या, नरक गति के कर्म भी हमारे बंधे पड़े, उससे दिक्कत नहीं, उदय में नहीं आना चाहिए बस। थैंक यू सर। मंजू जी। हाँ सर, अभी जो आप बोल रहे थे ना 3 विकलेंद्रीय और 5 स्थावर नहीं लिए गए, तो सर उनमें तो सस्वादन सम्यक तो हो सकता है, औपशमिक सम्यक से वो तो सस्वादन में गिर के ही नीचे जाएंगे ना, नहीं उनका वो तो तो पहले नहीं ही। लिया, लेकिन नरक क्यों लिया गया, मेरा वो प्रश्न है। नरक लिया गया, ज्योतिष देव लिए सर गए। नरक में तो अपर्याप्त अवस्था में होता ही नहीं, सस्वादन नहीं होता। सस्वादन की नरक बात में नहीं, ये लिया। औपशमिक में आ रहे हैं ना, तो औपशमिक में उनके हाँ गुण हाँ स्थान हाँ, क्यों आए हैं वो बात है। करेक्ट सर, वो चीज मेरी भी छूट गई। हाँ सर, उसको पढ़ती हूँ थोड़ा और ध्यान देख करके। लेते हैं, और हालांकि हो हाँ सकता है कि वो पर्याप्त अवस्था की वजह से लिए हो, ये भी पॉसिबल है, हाँ क्योंकि सर, तो पर्याप्त अवस्था में तो हो ही जाएगा, अपर्याप्त। संगी भाव के और पर्याप्त सर अवस्था में तो आ ही अपर्याप्त में जाएगा, तो बट माना ही अपर्याप्त नहीं। में भी आता है क्या, वो थोड़ा देख लेते हैं। हाँ ठीक है सर। डिम्पल जी। जो उपशम सम्यक्त्व होता है वो क्षपक श्रेणी नहीं ले सकता। नहीं। हाँ, अवबोध में एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि उपशम सम्यक्त्व वाला क्षपक श्रेणी नहीं ले सकता, और क्षायक सम्यक्त्व वाला क्षपक व उपशम दोनों श्रेणी ले सकता है। और जबकि क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के लिए दिया है कि क्षयोपशम सम्यक्त्व दोनों ही श्रेणी नहीं ले सकता। हाँ बराबर है, वही तो बात है। तो वो कैसे क्षयोपशमिक सम्यक्त्व दोनों ही श्रेणी नहीं ले सकता? हाँ वो तो श्रेणी फिर आरोहण ही नहीं करता है। तो अच्छा, तो फिर 7वें गुण जब कहते हैं हम लोग कि वेदक सम्यक्त्व आता है, तो क्षयोपशमिक सम्यक का अंतिम समय देखो उसको वेदक सम्यक। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का गुण स्थान 4 से 7 ही बताए गए हैं, वेदक का भी 4 से 7 ही है, दोनों सेम है।
तो वो 7 से 8वें में जाएगा तो उसको श्रेणी आरोहण नहीं कह सकते। 8वें में जाएगा ही नहीं। क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी 8वें में जा ही नहीं सकता है। मतलब अगर 8वें में वो गया है, कोई जीव 8वें में बढ़ रहा है आगे, तो इसका मतलब निश्चित रूप से उसके या तो उपशम सम्यक्त्व है या क्षयिक सम्यक्त्व है। अच्छा, तो उसको क्षयोपशमिक सम्यक्त्व से वो उपशम में जा रहा है, उसको श्रेणी नहीं कह सकते। नहीं नहीं नहीं, उपशम देखिए, उपशम सम्यक्त्व आना एक बात है, लेकिन अगर कोई श्रेणी आरोहण का मतलब वहां चारित्र की प्रकृतियों से संबंधित बात आ रही है कि कषायों को वो कम कर रहा है। तो जब कषाय कम करने का प्रोसेस शुरू हो रहा है ना, तो उससे पहले निश्चित रूप से या तो औपशमिक सम्यक्त्व हो या क्षायिक सम्यक्त्व हो, तभी वो श्रेणी आरोहण कर पाएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे क्षायिक और क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के बारे में।